अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं जिन स्टोरीज़ हॉरर स्टोरीज़ एपिसोड 68। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे पास पुराने ज़माने की नानी से मुंसलिक कहानी से लेकर गांव में मौजूद एक ऐसे हॉन्टेड हाउस के बारे में कि जिससे दादाजी को बहुत लगाव था। ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियाँ आज हमें सुनने को मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। आज से 4 साल पहले मैं और मेरे घर वाले लाहौर से अपने आबाई घर जो कि शहर लाड़काना में वाक़या है वहाँ पर शिफ्ट हुए। वो घर पार्टीशन के दौर का बना हुआ था। दादा अब्बा को उस घर से बेहद लगाव और प्यार था, इसलिए वो घर आज तक हमारे ही पास है। उस वक्त मैं इंटर का स्टूडेंट था और रिसेंटली मैं एग्ज़ाम से फारिग हुआ था। वैसे हम हर साल की छुट्टियों में अपने पुराने घर जाया करते थे, तब हमारे साथ कभी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब हम वहाँ पर परमानेंटली शिफ्ट हुए तो मामला थोड़े संगीन होने लगे। मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस की, जैसे कि अक्सर मेरी अम्मी को लगता था कि उन्हें मैं या फिर अब्बू आवाज़ दे रहे हों, पर पूछने पर पता चलता था कि हम तो उस वक्त घर में ही नहीं होते थे। या फिर मेरी छोटी बहन की अक्सर अम्मी को हंसने की आवाज़ आती जबकि वो सो रही होती थी। और तो और अब्बू के वॉलेट से पैसे गायब हो जाते और कुछ दिनों बाद कहीं और से मिल जाते। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो दिल दहला देने वाला वाक़या था वो मेरे साथ पेश आया, जिसकी वजह से मेरी फैमिली ने दोबारा उस घर में शिफ्टिंग का प्लान कैंसिल कर दिया था। मैं रोज़ रात को अपने कज़न सोहेल के साथ छत पर सोया करता था। सोहेल मेरे से 1 साल बड़ा था। हम लोग रात को इधर उधर की बातें करते और फिर थोड़ी देर बाद सो जाते। उस रात सोहेल जल्दी सो गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं छत पर चक्कर काटने लगा और कानों में हैंड फ्रीज लगा के मैं गाने सुन रहा था। चक्कर लगाते लगाते जब मैंने सोहेल की तरफ चेहरा किया तो मैंने देखा कि कोई उसके साथ चारपाई पर बैठा हुआ है, जैसे कोई काली सी चादर लपेटी हो किसी ने। मुझे लगा शायद ताईजान होंगी। मेरे वहम और गुमान में भी कोई ऐसा वैसा ख्याल नहीं था। खैर मैं दोबारा चक्कर लगाने लग गया। जब फिर मेरा चेहरा सुहेल की तरफ हुआ तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे ये बात थोड़ी सी खटकी। मैं सुहेल की तरफ गया और उसको देखा तो वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में सो रहा था। अब मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और अपनी चारपाई पे लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे यूं लगा जैसे मेरी राइट साइड पर कोई बैठा है। छत पर बिल्कुल अंधेरा था और सिर्फ चांद की रोशनी थी और बाहर गली की लाइट ऑन थी। मुझे बाकायदा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास बैठा है। मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी और दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने लग गया। इस वक्त यूं लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो। थोड़ी देर बाद यूं लगा जैसे उस जगह से वज़न कम होना शुरू हो गया है, कि जो कुछ था वो शायद अब उठ चुका है। मैंने हल्की सी आंख खोली और हिम्मत करके पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा और सीधा हुआ, यानी कि मेरा चेहरा आसमान की तरफ था। मेरा ऐसा करना ही था कि मेरी चारपाई एकदम से हवा में उठ गई और ज़ोर से ज़मीन पे गिरी और फिर उठी और फिर गिरी। मैं ज़ोर ज़ोर से घबरा कर चीखो पुकार करने लग गया। जब तीसरी दफ़ा फिर हवा में उठी तो मैं आपे से बाहर होके ज़मीन पर गिर गया। मुझे आज भी याद है, मैं घबराए हुए ऊंचा ऊंचा रो रहा था, चिल्ला रहा था। सोहेल हड़बड़ा के उठा और उसने मुझे गले से लगा लिया। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा क्योंकि मेरी हालत कुछ कहने सुनने वाली थी ही नहीं। मेरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था और आंखों से पानी रुक नहीं रहा था। इतने में अम्मा अब्बा ताई और दादा अबू भी ऊपर आ गए, मुझे नीचे लेकर गए। सब बहुत डर गए थे। मैंने उनको सब कुछ बताया तो दादा अबू ने मुझे ऊपर छत पर दोबारा कभी सोने नहीं दिया और बताया कि अक्सर ऐसे वाक़यात जवान लड़कों के साथ पेश आते हैं। उन्होंने इस बात को बिल्कुल कैजुअल लिया, लेकिन फिर भी मेरी अम्मी को तसल्ली नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हम कुछ ही दिनों में वापस लाहौर आ गए। हम आज भी वहाँ जाते हैं पर उस घर में रात गुजारने से परहेज़ करते हैं।
इस घर में शिफ्ट हुए मुझे 6 साल हो गए हैं। ये वाक़या तब का है जब मैं और मेरी बीवी बिल्कुल न्यूली शादीशुदा थे और जॉइंट फैमिली से सेपरेट हुए थे। हम लोग बहुत खुश थे इस बात को लेकर। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हमारा घर छोटा सा था पर हम दोनों मियाँ बीवी के लिए बिल्कुल ठीक था। जब चंद दिन गुजरे तो मेरी बीवी ने मुझसे शिकायत की कि ऊपर वाले कमरे से उसे किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं। मैंने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और उसे कहा कि शायद साथ वालों के घर से आ सकती है आवाज़। इसके अलावा वो अक्सर कहती थी कि उसे बच्चों के रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। ऐसा नहीं था कि ये छोटे छोटे वाक़यात एक साथ पेश आ रहे थे। 2 महीनों में एक आध दफ़ा कुछ हो जाता था, इसलिए मेरा इस बात पर ख़ास ध्यान नहीं गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं और मेरी बीवी के दरमियान झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे। मेरी बीवी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ज़्यादा करने लगी थी और वो बहुत चेंज होती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन में मुब्तला हो रही थी। अक्सर रात के वक्त अकेली लाउंज में बैठी होती थी, खुद से ही बातें करने लगी थी। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की पर बात कहीं की कहीं निकल जाती थी। एक रात तकरीबन 3 बजे का टाइम था, मैं सो रहा था। एकदम से मेरी बीवी ने बहुत ज़ोर से चीख मारी और कमरे से बाहर की तरफ भागी। मैं उसके पीछे भागा तो वो बिल्कुल अपने आपे से बाहर थी और रोए जा रही थी। मैंने उसको संभाला, काबू में किया। जब उसकी हालत थोड़ी नॉर्मल हुई तो मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ है। तब उसने बताया पिछले कई दिनों से उसको यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके कानों में कोई सरगोशियां कर रहा हो, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती या उस तरफ मुतवज्जो होती तो वहाँ कोई भी ना होता। रात को सोते हुए भी उसको यूं लगता जैसे उसके कानों में कोई कुछ बोल रहा है। उसने बताया कि उसने डर और खौफ के मारे आंख नहीं खोली, लेकिन जब कुछ देर बाद वो सरगोशियां बंद हुई तो वो बताती है उसको बाकायदा किसी आदमी की आवाज़ कानों में आई। उसने उसकी सांस से बाकायदा अपनी कानों में महसूस की। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे 3-4 आदमी मिलकर बोल रहे हो और उसका नाम ले रहे हो। उसने मुझे मज़ीद बताया कि 1-2 दिन पहले वो ऊपर टेरेस पे थी। जब वो नीचे आने लगी तो उसने देखा कि स्टोर रूम में जो कपड़े थे वो सब दरवाजे के बाहर पड़े थे और सारा सामान अंदर बिखरा पड़ा था। और जब वो समेट कर नीचे आने लगी तो उसने देखा कि किसी ने बहुत ज़ोर से स्टोर का दरवाज़ा पीछे से बंद किया है। ये सुनकर तो मैं उस वक्त खुद भी बहुत खौफज़दा हो गया था। मैंने अपनी बीवी को उसकी अम्मी की तरफ भेज दिया और एक साहिब इल्म से रब्ता किया, पता करवाया कि आखिर माजरा क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमारे घर के 2nd फ्लोर पे जो कमरा है उस कमरे में जन्नात का पूरा ख़ानदान आबाद है और वो कई सालों से वहीं पर रह रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा कि उस कमरे में से अपना सामान उठा लें और उसको खाली कर दें। हमने ऐसा ही किया। मौलवी साहब ने कुछ पढ़ाई वगैरह की और उस कमरे को ताला लगा दिया। मेरी बीवी को कुछ अज़कार बताए जो वो आज तक करती आई है। आज भी ऊपर वाले पोर्शन से आवाज़ें आती हैं पर ऐसा कोई वाक़या दोबारा नहीं हुआ और अब सब कुछ नॉर्मल है। ये बात काफ़ी पुराने वक्तों की है जब मेरी नानी अपनी टीनेज में थी। मेरी नानी 6 भाइयों की इकलौती बहन थी और लाडली भी थी। नानी माँ के सबसे बड़े भाई बहुत स्ट्रिक्ट थे तो उन्हें बचपन में भी अकेले घर से बाहर नहीं निकलने देते थे और ना ही किसी से ज़्यादा दोस्ती करने देते थे। जब नानी माँ किसी सहेली के घर जाती तो वो हमेशा उस घर के बाहर रहते और उन्हें वापस अपने साथ लेकर आते। उनको नानी माँ से बेहद प्यार था। वो खुद ज़मीन पे सोते और नानी माँ को अपनी चारपाई पे सुलाया करते। नानी माँ बताती हैं पार्टीशन से कुछ सालों पहले उन्होंने अपना घर तब्दील किया था। किसी बने बनाए घर में शिफ्ट हुए थे। वो घर काफ़ी बड़ा था और सहन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बेर का दरख्त था। शिफ्टिंग के कुछ दिनों बाद उस घर में नानी माँ के साथ कुछ अजीब सिलसिले पेश आने लगे। जब वो सोती थी तो सोते सोते जिस्म पर निशान बन जाते, चलते चलते कोई हल्का सा धक्का दे देता, सोते सोते खुशबू आने लग जाती। नानी माँ ने सारी बातें अपनी अम्मी को बताई तो
उन्होंने नमाज़ कुरान पर तवज्जो देने का कहा और इसको महज उनका वहम कहा। एक रोज़ नानी माँ अपने कमरे में सो रही थी और मामूल के मुताबिक उनके बड़े भाई उनकी साथ वाली चारपाई पर थे। नानी ने बताया कि सोते हुए उन्हें यूं लगा जैसे किसी ने उन्हें बाहर आवाज़ दी हो। वो उठकर गईं तो बाहर कोई भी ना था, बस सहन में लालटेन जल रही थी। नानी माँ जब कमरे में आई तो देखा कि उनके बड़े भाई वहाँ मौजूद नहीं थे। नानी ने लालटेन उठाई और कमरे से बाहर निकल गई। उस रात घर पर सिर्फ नानी माँ, उनकी अम्मी और छोटे और एक बड़े भाई ही थे जो उनके पास सोया करते थे। नानी माँ जब सहन की तरफ आईं तो किचन में उन्होंने किसी का साया देखा। उनको लगा शायद भाई किचन में खड़े हैं। वो किचन में गईं तो वहाँ कोई ना था। नानी माँ अपने भाई के हवाले से बहुत डर गईं। जब वो किचन से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि उस दरख्त के पीछे कोई गया है। वो तेज़ तेज़ वहाँ ही जा रही थी कि पीछे से उन्हें उनके भाई की आवाज़ आई जो उनको बुला रहे थे। नानी माँ ने पीछे देखा तो वहाँ उनके भाई खड़े थे और जब दरख्त की डायरेक्शन में देखा और लालटेन की रोशनी वहाँ की तो वहाँ बिल्कुल उसी की शक्ल, कद और रंगो रूप में उनके भाई खड़े थे जो उनको देखकर मुस्करा रहे थे। और नानी माँ बताती हैं उस वक्त उनका दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया था और वो शख्स को देखी जा रही थी। नानी माँ को फिर पीछे से उनके भाई ने आवाज़ दी। उन्होंने फिर पीछे देखा तो वो वहीं थे और जब सामने देखा तो वो आदमी बिल्कुल उनके भाई की शक्ल का था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। नानी माँ ने ये देखते ही देखते चीख मारी और लालटेन ज़मीन पे गिरा दी और बेहोश हो गई। नानी माँ को जब होश आई तो वो हॉस्पिटल में थी और उनकी टांग जली हुई थी। लालटेन ज़मीन पर गिरने से उनकी शलवार ने आग पकड़ ली थी जिसकी वजह से उनकी टांग जल गई थी। उन्होंने जब होश संभाला तो सिर्फ अपने भाई का पूछा कि वो कहाँ है। नानी माँ जब कुछ देर बाद उनसे मिली तो गले लग के बहुत रोई और उनको सब कुछ बताया। वो साया, वो आदमी, उसका जला हुआ चेहरा। उनके भाई ने कहा कि वो उस रात को उसी कमरे में ही सोए हुए थे और कहीं नहीं गए थे। उनके भाई ने इस बात को इतना नहीं खींचा और एक मौलवी से पता करवाया तो पता चला कि उस दरख्त की डाल पे एक गैर मरी मखलूक रहती है जो नानी माँ को बहुत पसंद करती थी। ये सब जानते ही उन्होंने वो घर छोड़ दिया और नानी माँ को जिक्र व अज़कार करने के लिए कहा जो नानी माँ ने आज तक खुद से दूर नहीं होने दिया और फिर दोबारा उनके साथ कभी कोई वाक़या पेश नहीं आया। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं अब से अगले एपिसोड में और तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।